आज हमारा टॉपिक है पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनों का खाता जो होता है ज़्यादातर जॉइंट खाता होता है। अब हर बंदा जब जॉइंट खाते में सेटिस्फाइड है तो उसे तकसीम कराने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब एक बंदा एक ही खाते में जॉइंट खातादार है तो वो कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, वो कहता है मेरी, कब्जे का मसला भी पड़ गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की साइटेशनें भी मौजूद हैं कि हर बंदा जो जॉइंट खाते में शरीक है वो ईच एंड एवरी इंच पे मुश्तरका तौर पर काबिज समझा जाता है। अब ये इन कवायद से बचने के लिए कि वो कहता है कि जो फ्रंट लाइन वाला एकड़ मेरे है, दूसरा कहता है फ्रंट लाइन वाला मेरे, तो मसला बन गया। अब मलकियत भी है, खाता भी जॉइंट है, जॉइंट एनर भी ठहरे हुए हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए खाता तकसीम की दरखास्त आई, पार्टीशन की दरखास्त आई कि मेरा अलग से एक खाता बना दे, मेरा अपना खाता हो, खसरा नंबर हो, खाता नंबर हो, मुस्ततील नंबर हो, अलग से मेरा एक बनाया जाए। तो उसके लिए कानून आया पार्टीशन का, चैप्टर जो है 9th है। तो एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, ये दरखास्त देंगे हम पार्टीशन की। एनी जॉइंट ऑनर ऑफ लैंड, तो जॉइंट ऑनर हो गए तो खाता मुश्तरका हो गया। मे अप्लाई टू अ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त देगा फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर, कि मेरे खाते की क्या कर दें, तकसीम कर दें। इन द लैंड, जमीन में, इफ एट द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, कि जिस दिन मैं दरखास्त दे रहा हूं, द शेयर इज रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 6, कि उसका नाम जो है वो जमाबंदी में होना जरूरी है, जैसे कि चैप्टर 6 बताता है, एज बिलोंगिंग टू हिम। बिलोंगिंग टू का जब कानून में लफ्ज यूज होता है तो ये ताल्लुक से नहीं, मलकियत को ज़ाहिर करता है। तो कहते हैं कि उसका नाम जो हो वो मलकियत पे हो वो शेयर। दूसरी बात उसने कही कि हिज राइट टू द शेयर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय अ डिक्री, किसी अदालत की डिक्री आ गई, फैसला आ गया, विच इज स्टिल सबसिस्टिंग एज दैट डेट, और अब तक वही डिक्री उसी के नाम हो, और वो डिक्री नल एंड वाइड या रिवर्स हुई ना हो, कि अदालत ने उसकी मलकियत का ऐलान किया, उसके ऊपर फैसला हो और उसको हक के मलकियत मिल गया हो जॉइंट खाते। फिर कहते हैं सी पे, अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट राइट, इस राइट की रिटन एक्नॉलेजमेंट तस्लीम शुदा लिख के दी गई है कि हैज बीन executed by all person interested in the admission or denial thereof, कि उसके पास मलकियत है, रिटन एक्नॉलेजमेंट है, वो भी खाता तकसीम करवा सकता है कि ये जमीन के वारिस, ये जमीन की मलकियत इन्हीं के पास आनी है। तो ये 3 बंदे जो हैं वो क्या करवा सकते हैं, खाता मलकियत की दरख्वास्त देने के कॉम्पिटेंट है। फिर 136 आया, रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन, ऐसे समझ लिए एक्सेप्शन सेक्शन आ गया। इस्तस्नाहात हैं, अगर कोई दरखास्त देता भी है फिर भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, दरखास्त ही काबिल कबूल नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, कहते हैं कि बावजूद इसके कि सेक्शन 135 मजूज ठहरा हुआ है, उसको एक साइड पे रखते हुए, तो कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अब ये नहीं कहेगा कि खाता प्लेसेस ऑफ इबादत की जगह, ये मस्जिद सुन्नियों की है, देवबंदियों की है, या वो एक अहले तशरीह आता है कि इस मस्जिद में मेरी पार्टीशन करवा दें कि इधर कोई स्पेशल पोर्शन मस्जिद का मुझे दिया जाए जहां पे मैं अहले तशरीहों वाली नमाज पढ़ूंगा। ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान, कि ये अलग कर दें, आगे आ रहे अहले तशरीह होंगे। हेल्ड इन कॉमन बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले उनका फैसला किया गया हो कि ये क्या हो, कॉमन हो। अगर पहले से लिखा हुआ है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ अहले तशरीहों का है, देवबंदियों का है, या अहले
सुन्नत का है, फिर नहीं। लेकिन उसकी इंटेंशन जब कब्रिस्तान बनाया गया था तो उसमें सब के लिए कॉमन रखा गया था कि अहले देवबंद भी यहीं पे आएंगे, अहले सुन्नत वाले भी आएंगे और अहले तशय्युत वाले भी इधर ही आएंगे। तो कहता है शेल कंटिन्यू टू बी हेल्ड आफ्टर पार्टीशन, और उसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा का पार्टीशन के बगैर। तो इसमें एक और मसला भी उसने बता दिया, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन दे डाली कि उसने कहा कि ब्यूरियल और मस्जिद वाले इबादत गाहों वाली चीजों को तक पार्टीशन नहीं होगी। लेकिन फिर उसने कहा हो भी सकती है। कब होगी? कि अगर उस मस्जिद, उस इबादत गाह, उस कब्रिस्तान को पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये अहले तशय्युओं के लिए, तो पार्टीशन होगी। अगर नहीं डिक्लेयर किया गया कि सब के लिए कॉमन है, फिर पार्टीशन नहीं होगी। फिर भी पे कहता है पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, नेमली, इन प्रॉपर्टी की पार्टीशन नहीं होती। एनी इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट किनारे को बोलते हैं, वाटर कोर्स खाला खाल, वेल कुआं, टैंक तालाब, and any land on which the supply of water to any such work may be depend, कि ऐसी जमीन जो पानी की सप्लाई के, पानी का सप्लाई उस पे इंहसार करता हो। अब ये कोई नहीं कह सकता कि एक खाला निकला 20 एकड़ उससे सैराब होते हैं, लोग कहते हैं नहीं मेरे खाले की पार्टीशन कर दे, ऐसी पॉसिबल नहीं है। एनी ग्रेजिंग ग्राउंड, हमारे यहाँ रोही के इलाके, तो कोई कहीं नहीं मुझे इस रोही का ग्रेजिंग चरागाहों का मुझे अलहदा से कर दे ताकि मेरे मवेशी इधर ही सिर्फ चरते फिरेंगे, ऐसा नहीं। एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एज द साइट ऑफ अ टाउन, टाउन कमेटी वाली जमीन की पार्टीशन नहीं होती। आर अ विलेज, विलेज की भी नहीं होगी। मे बी रिफ्यूज्ड, कहता है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, इफ इन द ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, क्या ओपिनियन है कि द पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस टू द को शेयरर, कि वो टाउन वाली और विलेज वाली जमीन की पार्टीशन नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि रेवेन्यू ऑफिसर की ओपिनियन है कि अगर इसको तकसीम कर दें तो को शेयर इनकन्वीनियंस, मुश्किलात में पड़ जाएंगे। और अदर पर्सन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड देयरइन, या कोई उस पार्टीशन से कोई और बंदा भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जाहिरी तौर पर या मानवी तौर पर इंटरेस्टेड, उनका भी मफाद है। और टू डिमिनिश द यूटिलिटी देयरऑफ टू द दोज पर्सन्स, डिमिनिश गिर जाएगी यूटिलिटी, कदर, कि अगर इस जमीन की हम पार्टीशन करते हैं तो फिर उन पर्सन्स की जिनके राइट हैं, इंटरेस्टेड हैं या को शेयर हैं, उनकी वैल्यू और कदर गिर जाएगी। तो ये भी ग्राउंड उसने रखा कि इन ग्राउंड के ऊपर आप पार्टीशन नहीं करवा सकते। दफा 136 हो गया। अब आ गया 137, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। तो जब एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो सीधी बात है नोटिस जारी शुरू, एडमिट हो जाती है तो नोटिस देना जरूरी है। द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 शैल, इफ इट इज इन ऑर्डर and not against the provision of the West Pakistan Land Reform Regulation फलां को, and not open objection on fix a day for the hearing thereof। तो hearing के लिए आपको क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। एक समाप्त होगी, आज पार्टीशन की एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है, तो सामने जिस पार्टी को हम जो भी खाता शरीक होगा उन सब को एप्लीकेशन जाएंगी, ये नोट समझ जाएंगे। hearing thereof and cause, वजह बन जाएगा notice of application and of the day so fixed to be served on such record co-sharer,
को शेयर पे स्टार, इन सब को क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। एज हैव नॉट ज्वाइंड इन द एप्लीकेशन, चाहे वो एप्लीकेशन में ज्वाइंड नहीं है। इफ he thinks fit, अगर रेवेन्यू ऑफिसर मुनासिब समझे, cause the notice to be served on or proclaimed for the information of any other person, तो किसी अगर तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर मुनासिब समझे तो वो किसी दूसरे बंदे को प्रोक्लेम्ड भी कर सकता है, इश्तिहार दे सकता है, या उसको भी समन कर सकता है कि आप भी आए। Who he may deemed to be directly or indirectly interested in the application, लेकिन वो इंटरेस्ट है, बेशक उसकी मलकियत नहीं है, उसको भी नोटिस जाएगा। जिसको रेवेन्यू ऑफिसर समझता है कि जिस जमीन की हम खाता तकसीम की दरखास्त पे अमल कर रहे हैं, हालांकि उसके खाते की उसकी मलकियत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि इस बंदे का मफाद जरूर है, तो उसको भी नोटिस और समन जाएगा। एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन, एडिशन ऐड करना पार्टी, अगर कोई ऐड करवाना चाहता है कि मैं भी खाता शरीक में दाखिल शरीक हूं तो मुझे इस एप्लीकेशन में ऐड कर लिया जाए। ऑन द डे फिक्स्ड अंडर सेक्शन 137 for the hearing of application or on any other day to which the hearing may be adjourned, जिस दिन पहली पेशी पड़ती है या नेक्स्ट पेशी पड़ी हुई है उस दिन के ऊपर the revenue officer shall ascertain whether any of the other co-sharer, जो दूसरा co-sharer desire ख्वाहिश रखता है the partition of their shares also, and if any of them so desire, या उनमें से कोई भी ख्वाहिश रखता है, he shall add him as an application for partition। तो खाते में तो 100 बंदे भी होते हैं मलकियत, तो जितना बंदे चाहें ख्वाहिश करते हैं, एक बंदे ने दरखास्त दी है तो बाकी भी ख्वाहिश रखते हैं कि हमें भी ये शामिल किया जाए, तो उनको भी शामिल करके उनका भी खाता तकसीम हो जाएगा। तयन करना। डिसअलाउंस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की एप्लीकेशन क्या हो गई है, खारिज हो गई है। आफ्टर एग्जामिनिंग सच ऑफ द को शेयर, जब को शेयर खाता शरीकों का क्या हो गया, मुआयना हो गया, एंड अदर पर्सन मे बी प्रेजेंट ऑन दैट डे, और अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड वाला वो भी मौजूद था, द रेवेन्यू ऑफिसर मे इफ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ गुड एंड सफिशिएंट कॉज, अच्छी और काफी वजह है फॉर पार्टीशन टू बी डिसअलाउड, कि इसको डिसअलाउड करने की कोई खास ठोस रीजन मौजूद है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, खारिज होगी। 139 तो कहता है उसकी एप्लीकेशन क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। द रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ सच रिजेक्शन, सॉरी, तो उस एप्लीकेशन को खाते तकसीम को खारिज कर देगा और उसके ग्राउंड भी जरूर लिखेगा, एक आर्डर टाइप करेगा। 140 पे प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कहता है कि अगर एप्लीकेशन क्या हो जाती है, मंजूर हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर एडमिट हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा। इफ द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139 के तहत, कहते हैं ही शैल असर्टेन द क्वेश्चन, तो उसको फिर ये दो क्वेश्चन का तयन करना जरूरी है। कौन से वाले, इफ एनी इन डिस्प्यूट बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, कि कोई भी बंदे इस क्वेश्चन के ऊपर जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं और वो मफाद भी रखते हैं, और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, वो क्वेश्चन को हमने क्या करना है, उनके दरमियान खत्म करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है खत्म करना। तो देखें क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन एज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट, पहली बात है कि मलकियत का मसला है, इस क्वेश्चन को भी डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन एज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड आर द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, के उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई क्वेश्चन है जिसको हमने तकसीम करना है, या कौन सा तरीका अख्तियार करें कि इसको तकसीम कैसे करें। अब एक रूम है, दो भाई उसके ऊपर क्या है, को शेयर है, अब उस रूम को कैसे डिवाइड करें, शुमाल शर्कन गरबन या शुमालन जनूबन, फ्रंट पे बैक के, तो ये चीज भी देखनी पड़ती।
तो इन दो क्वेश्चनों को पहले, जब एप्लीकेशन आपकी पार्टीशन की एडमिट हो जाती है, तो उसके बाद दो क्वेश्चन, टाइटल वाला क्वेश्चन और किस तरीके से उस जमीन की पार्टीशन करनी है, इन दो क्वेश्चनों को भी देखा जाएगा। तो अब देखें इन दो क्वेश्चनों को कैसे डिस्पोजल किया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड। तो देखें व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू टाइटल, जब टाइटल मलकियत का क्वेश्चन आ जाता है, इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट, जिसमें हम प्रॉपर्टी की ये तकसीम चाह रहे हैं, द रेवेन्यू ऑफिसर में डिक्लाइन टू ग्रांट द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। तो पार्टीशन वाली एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा, डिक्लाइन, खारिज कर दिया जाएगा। द रेवेन्यू ऑफिसर में डिक्लाइन टू ग्रांट द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन अनटिल द क्वेश्चन हैज बीन डिटरमिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। और क्वेश्चन ऑफ टाइटल हमेशा कौन सॉर्ट आउट करता है, सिविल कोर्ट। और ही मे himself proceed to determine the question as though he were such a court, या कहता है he may himself, और खुद भी उसके ऊपर फैसला दे सकता है, proceed to determine, तयन करना, the question के दो, अगरचे he were such a court, अगरचे वो खुद कोर्ट है, तो फिर ये फैसला वो भी कर सकता है। रेवेन्यू कोर्ट वाला तहसीलदार चाहे असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट ग्रेड, वो भी बैठ के टाइटल का मसला हल करता है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो पार्टी को कहेगा दफा हो जाए यहाँ से, आप चाहे सिविल कोर्ट में, वहां से पहले अपने मलकियत को ठीक करवा के लाएं, फिर मैं पार्टीशन करूंगा। वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट हिमसेल्फ प्रोसीड टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कि जब वो खुद नहीं क्वेश्चन ऑफ टाइटल का मसले को हल नहीं करता, तो क्या कहते हैं, एज अ सिविल कोर्ट ही मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो फिर रीजन लिखेगा कि मैं इस वजह से सिविल कोर्ट की तरह फैसला नहीं दे सकता। तो कहते हैं रिक्वायर अ पार्टी को तलब करेगा स्पेसिफाइड बाय हिम टू फाइल अ सूट इन अ सिविल कोर्ट, कि दोनों पार्टियां जाए जाके सिविल कोर्ट में दावा दायर करें। Within such period not exceeding 90 days from the date of his order। तो 90 days के बाद अगर किसी को मसला होगा मलकियत का तो वो नहीं सुना जाएगा। 90 डेज के अंदर अंदर जाके वो क्या करवा लें, मलकियत का मसला फिक्स करवा लें, सेट करवा लें, फॉर ऑब्टेनिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहते हैं ऑन द फाइलिंग ऑफ अ सिविल सूट, जब दावा सिविल सूट दायर हो जाता है, बाय द पार्टी रिक्वायर्ड सो टू डू विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, कि पार्टीज को उसने बुलाया, तलब किया और कहा कि सिविल सूट में दावा दायर कर लें 90 डेज के अंदर, तो पार्टी ने जाके वो काम कर दिया। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सस्पेंड फर्दर एक्शन, तो मुलतवी कर देगा, सस्पेंड फर्दर एक्शन, मजीद एक्शन नहीं लेगा ऑन द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन टिल द सेड सिविल सूट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, जब तक कि वो कोर्ट चाहे 5 साल बाद 25 साल बाद फैसला आए, वो पार्टीशन की एप्लीकेशन क्या रहेगी, सस्पेंड रहेगी। एंड अ कॉपी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, तो जैसे ही हम दावा दायर कर देंगे तो उस दावे की कॉपी जाके उसको दे देंगे। In case the party so required fail to file a suit within the specified period, तो 90 डेज गुजर गए और पार्टी ने दावा दायर नहीं किया, the revenue officer may proceed with the partition and decide the question of title himself, तो फिर खुद ही उसका फैसला जो भी है दे देगा। Where the revenue officer himself proceed to determine the question, जहां पे रेवेन्यू ऑफिसर खुद कार्रवाई कर रहा था कि मैं इस क्वेश्चन ऑफ टाइटल को खुद ही फैसला ले लूं, द फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई, नेमली ये रूल उसके ऊपर लागू होंगे, और इस तरीके से उसको वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को डिसाइड करेगा। इफ द क्वेश्चन इज वन ओवर विच आर रेवेन्यू कोर्ट, कि अगर क्वेश्चन किसके सामने आ गया, रेवेन्यू कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, उसको जुरिसडिक्शन है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल प्रोसीड एज अ रेवेन्यू कोर्ट अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस लॉ के मुताबिक जो कानून नाफिजुल अमल होगा तो कोर्ट उसको रेवेन्यू कोर्ट तस्वर करेंगे, ना कि सिविल कोर्ट के तौर पर काम नहीं करेगी। इफ द क्वेश्चन इज वन ओवर विच इज अ सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिस पे जुरिसडिक्शन ही सिविल कोर्ट को है, सिर्फ और सिर्फ किसको जुरिसडिक्शन है,
सिविल कोर्ट को, द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी दैट एप्लीकेबल टू द ट्रायल ऑफ एन ओरिजिनल सूट बाय अ सिविल कोर्ट। तो उसका ट्रायल ऐसे रेवेन्यू कोर्ट चलाएगी जैसे एक ओरिजिनल सिविल कोर्ट चला रही। एंड शैल रिकॉर्ड अ जजमेंट एंड अ डिक्री कंटेनिंग द particular required by the code of civil procedure 1908 to be specified therein। तो उसकी जजमेंट और उसका जो फैसला होगा ऐसे होगा जैसे एक सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट जो रूल और प्रोसीजर अडॉप्ट करती है वही प्रोसीजर एक रेवेन्यू कोर्ट अडॉप्ट करेगी। फिर कहते हैं सी एन अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर क्लास बी as though that decree were a decree of civil judge in an original suit। तो उसकी अपील ऐसे होगी जैसे एक डिक्री के खिलाफ अपील होती है, सिविल जज की अपील, सिविल जज की डिक्री के खिलाफ जैसे अपील होती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ भी अपील वैसे होगी। अपॉन सच एन अपील being made, the district judge or the high court as the case may be issues an in jurisdiction to revenue officer requiring him to stay proceeding pending disposal of the अपील। जब अपील आ जाती है तो अपील देखें, रेवेन्यू कोर्ट ने जब फैसला दिया हुआ तो उसकी अपील भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। क्यों? इसलिए कि सिविल जज की अपील जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है। जब अपील फाइल हो जाती है तो रेवेन्यू ऑफिसर पीछे से प्रोसीडिंग क्या हो जाती है? स्टे हो जाएगी। फ्रॉम द appellate decree of a district court upon such an appeal a further appeal shall lie to high court। तो उसके आगे मजीद अपील किधर जाएगी? हाई कोर्ट में। if such further appeal is allowed by the law for the time being in force, अगर उस वक्त का नाफिजुल अमल कानून जो है सेकंड अपील की इजाजत देता हो। डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन, मलकियत का तो मसला इस तरीके से हल किया। दूसरा क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन अगर रेज होते हैं तो कहते हैं व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड और मोड ऑफ मेकिंग अ पार्टीशन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करें कि हम पार्टीशन कर लें। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही डीम्ड नेसेसरी, कि अगर कोई वो मुनासिब समझता है कोई इंक्वायरी, उस इंक्वायरी करने के बाद रिकॉर्ड एन ऑर्डर स्टेटिंग हिज डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एंड हिज रीजंस फॉर द डिसीजन। तो रेवेन्यू ऑफिसर अगर जरूरी समझता है तो मौके पे जाके इंक्वायरी कर ले कि किस तरीके से हमने इसको पार्टीशन करनी है और कौन सा तरीका अख्तियार करें कि दोनों जो ज्वाइंट ऑनर हैं उनके लिए मसाइल पैदा ना हो। तो उस इंक्वायरी करने के बाद जो भी फैसला आएगा उसी फैसले को हम मानेंगे और उस तरीके से हम उसकी पार्टीशन करेंगे। An appeal may be preferred from an order under subsection 1। अगर किसी ज्वाइंट ऑनर को इस तरीके से इतराज है कि इसने सही नहीं किया तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द डेट देयरऑफ। तो जिस दिन वो फैसला देता है उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अपील करें। एंड व्हेन सच एन अपील इज प्रेफर्ड एंड द इंस्टीट्यूशन देयरऑफ हैज बीन सर्टिफाइड टू द रेवेन्यू ऑफिसर बाय द अथॉरिटी टू होम द अपील हैज बीन प्रेफर्ड। तो जैसे जिसको अपील होनी चाहिए उधर जाके वो रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ जैसे अपील होती है, एक रेवेन्यू ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट ग्रेड के खिलाफ जैसे अपील होती है वैसे अपील प्रेफर करेंगे। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल स्टे फर्दर प्रोसीडिंग पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील। जब तक अपील ऊपर चलती रहेगी उस वक्त तक निचली कोर्ट जो फर्स्ट ग्रेड वाली कोर्ट है वो क्या रहेगी, अपनी कार्रवाई को सस्पेंड रखेगी, स्टे रखेगी। If an applicant for partition is dissatisfied, अब पार्टीशन भी हो गई फिर भी वो क्या है, डिससर्टिफाइड है, with an original or appellate order under this section and appealed for permission to withdraw from the proceeding in so far as they relate to the partition of his share, he shall be permitted to withdraw thereof from on such term as the revenue officer thinks fit। अब जिसने दरखास्त दी थी उसकी खाते की तकसीम हो गई, अपीलें भी चल गई, लेकिन फिर भी वो क्या है, डिससैटिस्फाइड।
तो वो फिर कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि मैं ये जो तमाम प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करवाई है मैं उसको विड्रा करना चाहता हूँ। तो कोर्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसकी रीज़न रिकॉर्ड करेगा और उसके ऊपर कुछ शराइत भी इम्पोज करेगा, तो उसको करने के बाद उसको परमिशन दे देगा, ठीक है आप नहीं करवाना चाहते तो विड्रा कर लो। When an application withdraw under the provision of subsection 3, the revenue officer may, where the other applicants, if any, desire the continuance of the proceedings, continue them insofar as they relate to the partition of the share of those. अगर वो खुद जिसने दायर की थी वो विड्रा करना चाहता है तो उसके साथ कोई और भी ऐड हुए थे तो वो चलाना चाहते हैं तो उसकी प्रोसीडिंग चलाएंगे और उसकी खाते की तकसीम को भी मुकम्मल करेंगे। फिर नहीं स्टे होगा नहीं, क्योंकि दूसरे भी तो है ना, हर खाते शरीक को हक है कि वो अपने खाते को अलग करवा सकता है। एक कल्ले ने नहीं चलाई तो इसलिए तो इस तरीके से अगर 100 बंदा है तो सारी अगर 100 के 100 के चाहें कि हम खाता तकसीम करें तो रेवेन्यू ऑफिसर को 100 दरखास्तें दें, नहीं, एक ही दरखास्त में उससे पार्टी ऐड करते जाए, मसला है। अगर वो डिलीट होना चाहता है विड्रॉ होना तो उसको भी विड्रॉ हो जाएंगे, बाकी जो क्लोजर है उसकी हद तक एप्लीकेशन चलती रहेगी। अब आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, कि वो प्रॉपर्टी जो हमने पार्टीशन से निकाल दी है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, उसका इंतजाम कैसे होगा। व्हेन एनी सच प्रॉपर्टी एज इज रेफर्ड टू इन क्लास ऑफ B of section 136 is excluded from partition, the revenue officer may determine the extent to, ये exception वाला केस है मस्जिद और बेरियल वाला, determine the extent to and the manner in the co-sharer and other person interested therein may make use thereof and proportion in which expenditure incurred thereon the profit divided therefrom respectively to be borne by the divided among them those person of any of them। तो उस प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट होगी उसकी तमाम तरतीब जो होगी वो सारी की सारी वो बंदे जो इंटरेस्टेड हैं, जो नमाज पढ़ते हैं या दफनाते हैं तो उनके निज़ाम होगी और वही उसको चलाएंगे और उसके ऊपर अखराजात आएंगे तो वही बर्दाश्त। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन, अब जब पार्टीशन हो जाती है तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करेंगे और रेंट कैसे कलेक्ट करेंगे। The amount of revenue to be paid in respect of each of the holding into which land has been divided on a partition shall be determined by revenue officer making the partition। और उसकी जो ऊपर लगान या जो भी होगा तो रेवेन्यू ऑफिसर वो भी डिसाइड कर देगा कि इस पार्टीशन के ऊपर इतने इतने अभियान आएगा या जो भी टैक्स होगा जो भी रेंट होगा गवर्नमेंट के खाते में, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर उसी वक्त उसको डिसाइड करता जाएगा। The decision of revenue officer under subsection 1 as to the revenue to be paid in respect of each holding shall, where the state in which the holding is situate is subject to a fixed assessment। तो जिसके बारे में वो होल्डिंग या कब्जा वो जमीन जिधर भी थी तो उसकी जब खाता तकसीम हो जाती है तो उसकी असेसमेंट क्या होगी, फिक्स्ड होगी, स्टार बना ले, फिक्स्ड असेसमेंट होगी कि आप साल के बाद इतना देंगे या 6 महीने के बाद या 1 जुलाई पे आप इतना बयाना देंगे। बी डीम टू एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67, और ये समझेंगे कि ये ऑर्डर 67 के सब क्लास 1 के ताबे होगा। अब आगे क्लास 3 क्या कहती है, कहते हैं कि वेयर न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड एट अ पार्टीशन, कि जब हमने पार्टीशन की तो उसमें एक नई जायदाद बना ली, एंड द लैंड रेवेन्यू हैज बीन फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, उसको ना कर अब देखें, fraudulently or erroneously distributed among them,
अब रेवेन्यू ऑफिसर ने फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली गलत तरीके से उसको तकसीम कर दिया। The Board of Revenue may within 12 years from the time of discovery of fraud, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अख्तियार होगा 12 साल के अंदर अंदर अगर उनको पता चल जाए कि ये फ्रॉड हुआ है, एरर है या ऑर्डर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अमंग द सेवरल स्टेट्स, या नई हमने तकसीम बनवानी है इसके बाद ऑन एन एस्टिमेट ऑफ द assets of each state at the time of the partition to be made, तो उसके नेट एसेट्स का तखमीना लगाया जाएगा जिस प्रॉपर्टी को हमने तकसीम करने और गलत डिवाइड हो गई थी, रॉन्गली, क्या रेवेन्यू ऑफिसर की बदनीति जाहिर हो गई कि इसने फ्रॉडुलेंटली जायदाद को तकसीम किया है, conformably to the best evidence and information procurable preceding the same, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 12 साल के अंदर अंदर अगर कोई बंदा पहुंच जाता है कि ये रेवेन्यू ऑफिसर की बदनीति थी, फ्रॉडुलेंटली थी या एरर था या गलती से ये तकसीम हुई है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 12 साल के अंदर बाद 6 साल भी गुजर गए, 6 साल के बाद भी पता चलता है, इवन के 12 साल तक, 12 साल के बाद नहीं, 12 साल तक जो है ना वो बंदा अपनी करेक्शन खाता तकसीम के हवाले से करवा सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट दस्तावेज तैयार होगी कि व्हेन अ पार्टीशन इज कंप्लीटेड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कॉज, रेवेन्यू ऑफिसर वजह बन जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन टू बी प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑन विच द पार्टीशन इज टू टेक इफेक्ट टू बी रिकॉर्डेड देयरइन, और उसमें वो दिन भी लिखा जाएगा कि इस दिन से ये पार्टीशन मुअस्सर समझी जा रही है, तो वो भी लिखेगा, एक दस्तावेज तैयार कराएगा। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन, पार्टीशन में जो भी प्रॉपर्टी अलॉट होती है तो सीधी बात है उसका कब्जा भी तो देना। एन ऑनर टू हुम एनी लैंड इज अलॉटेड, कोई भी मालिक जिसको ये जमीन अलॉट हुई है पार्टीशन में, इन प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन शैल बी इंटाइटल्ड टू पोजेशन देयरऑफ, उनको अख्तियार होगा कि वो उसका कब्जा भी रखें। As against the other parties to proceedings and their legal representative, और उन legal representative के दरमियान भी, a revenue officer shall on application made to him for purpose by any such honor at any time within 3 years from the date of recorded in the instrument of partition, जब पार्टीशन हो जाती है तो 3 साल के अंदर अंदर हम दरखास्त दे सकते हैं कि हमें कब्जा भी दिलवाया जाए। Give effect to that instrument so far as it concern the applicant as if it were a decree for immovable property, चाहे वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो जो खाते तकसीम की जो दरखास्त होती है उसको ऐसा दर्जा जब उसके ऊपर फैसला आ जाता है और फैसले के मुताबिक उसको ज़मीन अलाट हो जाती है, अगर वो काबिज नहीं है तो वो कब्जा रखने का हक भी रखता है, और उसके फैसले को ऐसे समझा जाएगा जैसे एक सिविल कोर्ट की डिग्री होती है। अब अफर्मेशन कहते हैं मंजूरी की, हमने दरखास्त नहीं दी, हमने खुद ही बैठ के मंजूर कर ली, पार्टीशन खुद ही कर ली, फिर उसकी क्या लेनी है, हमने मंजूरी लेनी है, कंफर्मेशन लेनी है रेवेन्यू ऑफिसर की, इसको बोलते हैं खानगी वंड, आम अल्फाज में वंड, कि वो खानदान खुद ही अपनी जमीन को, जो ज्वाइंट ऑनर थे उन्होंने खुद ही उसको पार्टीशन करके कि फलां किला मेरे खाते में, फला उसका फ्रंट, उसका बैक, उसका, तो वो उसका एक दस्तावेज तैयार करवा के रेवेन्यू ऑफिसर को दे देंगे और वो उसके ऊपर क्या के दे देगा, फैसला दे देगा कि ये बंदे राजी हैं तो ठीक है, इनके मुताबिक ही इनकी पार्टीशन की जाएगी। 148 कहते हैं कि पावर टू मेक रूल्स द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाएगा कि कौन सी पार्टी कॉस्ट कितनी लगाएगी, तो उसके ऊपर रूल बनाने का अख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 148 कहता है। और 149 कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, अगर उसके ऊपर पार्टीशन हो गई, अब ये और बात है, कस्टम आ गई, रिवाज आ गई, क्योंकि पिछलियाँ पीढ़ियाँ जो थी वो उसको इस तरीके से तकसीम करती आ रही थी,
तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको किसी बंदे की एप्लीकेशन के ऊपर उसको तकसीम कर दिया और तकसीम इस तरीके से ना किया जैसे कि कस्टम में चला आ रहा था, तो उसकी दोबारा भी रीडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा की जाएगी अकॉर्डिंग टू कस्टम। और आखिरी 150 सेक्शन में उसने कहा ऑफिसर्स हु मे बी पावर टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, तो उसने कहा कि इस चैप्टर के तहत कौन सा ऑफिसर होगा जो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर एक्ट करेगा, तो उसने लिख दिया असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, नॉट बिलो। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड से कम ना हो, ऊपर सारे कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारा लेक्चर जो था पार्टीशन का फाइनल हो।